नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। और मैं आज बात करूंगा गोपालगंज के बहुत ही बड़े समाज सेवी आप हैं आज़ाद शत्रु जी। और आज इनके नेतृत्व में गोपालगंज बंद किया गया था, गोपालगंज शहर बंद किया गया था। तो मैं इनसे बात करना चाहता हूं। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद रंजय पासवान जी। सबसे पहले तो हम आपको और आपके सारे व्यूवर्स को धन्यवाद देंगे कि आज का जो भारत बंद जिस मजबूती के साथ सफल रहा, इसके लिए आप सब लोगों को धन्यवाद। सर, पहला सवाल आपसे मेरा ये है कि ये भारत बंद करने का उद्देश्य क्या रहा है? आपका क्या उद्देश्य है? देखिए, वर्तमान में जो केंद्र सरकार जी के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, दबाव समूह के द्वारा, कि 13 पॉइंट रोस्टर जो है इस बिल्कुल संविधान पे हमला है। और संविधान में जो आरक्षण की व्यवस्था दी गई है, पहले 200 पॉइंट रोस्टर था, 200 पॉइंट रोस्टर से भी हम लोगों की जो आरक्षण का जो दायरा था वो पूरा नहीं हो पा रहा था। 200 पॉइंट रोस्टर में क्या था, 27% ओबीसी आरक्षण है जी। और 200 पॉइंट रोस्टर में भी जो था कि हर चौथी सीट ओबीसी को है, बैकवर्ड कास्ट को है। आप बताइए, हर चौथी सीट अगर बैकवर्ड कास्ट को है तो 4 सीट में 1 सीट बैकवर्ड कास्ट को हो तो 25% होता है। अगर एक वैकेंसी है तो 100% जो है वो अनरिजर्व रहा। 2 सीट भी अगर है तो 100% अनरिजर्व रहा। 3 पर भी 100% अनरिजर्व रहा, यानी यहाँ बैकवर्ड कास्ट को 0% मिला। चौथे सीट पर आकर के हम लोग 25% तक पहुँचते हैं और फिर उसके बाद से छठे सातवें पर हम लोग का कम हो जाता है। तो 200 पॉइंट रोस्टर भी अभी उतना प्रभावी नहीं था, उसको और मजबूत करना चाहिए। तो यहाँ पर जो है बड़े ही साजिश के तहत आप कहिएगा कि केंद्र सरकार जो है इसमें उसकी भूमिका नहीं है, लेकिन केंद्र सरकार की भी भूमिका है। इसलिए है कि केंद्र सरकार के तरफ से जो वकील जो दलील उनको देना चाहिए, जिस तरीके से पक्ष मजबूत पक्ष रखना चाहिए था 200 पॉइंट रोस्टर के पक्ष में या फिर आरक्षण के पक्ष में, वो लोग उस तरीके से नहीं रख पाए। और जिसका कारण है अभी 13 पॉइंट रोस्टर जिस तरीके से उच्च शैक्षणिक संस्थानों में पहले 200 पॉइंट रोस्टर के अनुसार पूरा विश्वविद्यालय एक यूनिट हुआ करता था और उस एक यूनिट में जब भी वैकेंसी निकलता था तो पूरे रोस्टर का फॉलो किया जाता था, पूरे जो है आरक्षण का ध्यान रखा जाता था। और 13 पॉइंट रोस्टर में कहा गया है कि पूरा विश्वविद्यालय एक यूनिट नहीं है, यानी कि हर जो है विभाग का अलग अलग वैकेंसी निकलेगा। आप उठा करके इतिहास देख लीजिए कि अलग अलग विभाग से अलग अलग सब्जेक्ट के कितने वैकेंसीज निकलते हैं। तब तो सरकार क्या करेगी, विश्वविद्यालय क्या करेगा, मनुवादी ताकतें जो हैं वो क्या करेंगी, 3 या 2 सीट पे वैकेंसी लेगा। और 13 पॉइंट रोस्टर में तो चौथा सीट जो है वो बैकवर्ड के लिए रिजर्व है, 7वां सीट शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व है, एसटी के लिए 14वां सीट रिजर्व है। एक और बड़ी बात है कि जो डिसेबल लोग हैं, विकलांग लोग जो हैं, वो चाहे किसी भी जाति के हों, उनके लिए 3% का आरक्षण था। और यह जो 13 पॉइंट रोस्टर है, इसमें तो क्लियर ही नहीं हो रहा है कि वो 3% कहाँ जाएंगे। मतलब विकलांग लोगों के लिए कौन सा जगह सरकार दे रही है कि क्या वो नौकरी करने लायक नहीं है, या उनको नौकरियों में नहीं, उनको वरीयता नहीं देना चाहिए, उनके तरफ मदद का हाथ नहीं बढ़ाना चाहिए। तो सरकार नहीं चाहती है कि आरक्षण को मजबूती से लाया जाए, आरक्षण का मजबूती से पालन किया जाए, मजबूती से हर जगह पे लागू कराया जाए। सरकार चाहती है कि किस तरीके से इसको ध्वस्त कर दिया जाए कि आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो वही आरक्षण समाप्त हो जाए, संविधान कमज़ोर हो जाए, तो फिर मनुवादी ताकतें जो हैं वो मजबूत हो जाए। तो यह 13 पॉइंट रोस्टर पर हम लोगों का आज का मुख्य भारत बंद का जो कॉल हुआ था वो 13 पॉइंट रोस्टर के अगेंस्ट हुआ था कि 13 पॉइंट रोस्टर को खारिज करके 200 पॉइंट रोस्टर को फिर से लागू किया जाए। ये हमारी आज की। मेरा एक और सवाल है सर आपसे कि आज की ऐसी परिस्थिति जब ये पूरा देश हिंदुस्तान पाकिस्तान के नाम पर राजनीति कर रहा है, बीजेपी जिस तरह से राजनीति कर रही है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान और आतंकवादियों को ख़त्म करने की बात, इस तरह की बातें चल रही है, ऐसी परिस्थिति में जब आप भारत बंद कर रहे हैं, ये कहाँ तक वाजिब है इस देश के लिए कि आप भारत बंद कर रहे हैं? ऐसा तो नहीं है कि इसके बाद आप ये कहिएगा कि चलिए आप भारत बंद करने आए हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई चल रही है, यहाँ आप भारत बंद करें तो आप देशद्रोही हैं, कहीं आपका सवाल ये तो नहीं ना हो जाएगा। नहीं, मेरा सवाल ये नहीं रहेगा, लेकिन सवाल तो उठेंगे ना सर, आपको तो जवाब देना है। बिल्कुल। आप जब सवाल करते हैं, मोदी जी से सवाल करते हैं,
तो आपको भी तो ये जवाब देना है कि अभी हिंदुस्तान पाकिस्तान के मामले चल रहे हैं देश में और आप भारत बंद करने का आह्वान कर रहे हैं। आपने अपनी बातों में कहीं भी जिक्र नहीं किया इस बात का कि पुलवामा में हमारे हुए शहीद लोगों की, शहीद सीआरपीएफ के जवानों के लिए आपने क्या सरकार से मांग किया। इस तरह की बातें तो आपके भारत बंद में दिखी नहीं, आपने कुछ कहा नहीं। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। यह बहुत ज़रूरी है आपके व्यूअर्स को जानने के लिए, देश की जनता को जानने के लिए कि आज पुलवामा की जो घटना है हम उसकी कठोर शब्दों में निंदा करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल ही गलत है। लेकिन पूरा देश उसी में मंथन कर रहा है और ये सरकार की साजिश है। सरकार न्यूज़ चैनलों को देखिए, पूरा दिन जो है वो सिर्फ और सिर्फ भारत पाकिस्तान युद्ध का माहौल बना करके रखा हुआ है। और यह देश, इस देश में जो मूलभूत जो यहाँ की परेशानियाँ हैं, जो यहाँ के मुद्दे हैं, उन मुद्दों से भटका करके भारत पाकिस्तान की ओर ले जाना चाहता है। इस संदर्भ में तो हमारा आज का भारत बंद और मजबूत हो जाता है साथी, कि जहाँ पूरा तंत्र लगा हुआ है सरकार का कि किस तरीके से पब्लिक के अंदर दिमाग में उनके जहर भर करके और उनके एग्रेशन का हम इस्तेमाल कर ले चुनाव में। आप बिल्कुल इस बात को समझिएगा कि आज के इस परिस्थिति में मुद्दों पर आधारित प्रतिवाद करना, मुद्दों पर आधारित राजनीति करना, यह बेहद ज़रूरी हो गया है कि हम किसी इशूज़ पर सड़कों पे उतरें, न कि नफरत फैलाने के लिए जिस तरीके से प्रोपेगेंडा प्रोपेगेंडा जो जिस तरीके से गढ़ा गया है पूरे देश में कि आप पाकिस्तान को गाली दे दीजिए देशभक्त हो जाएंगे। अरे हम इस देश के बेरोजगारी पे बात करते हैं, भुखमरी पे बात करते हैं, तो हम देशद्रोही हो जाएंगे। और अभी जो चल रहा है, ज़रूरी है इस देश के प्रत्येक नागरिक को हम आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि आप निकलिए इस जहरीली हवाओं से। ये आपको बीमार कर रही है। आपके अंदर ना देशभक्ति कहते किसको हैं, ये मीडिया वाले हम लोगों को नहीं सिखाएंगे कि जो न्यूज़ चैनल पे आप पाकिस्तान को गाली दे दीजिए, गाली दे देने से आप देशभक्त हो जाएंगे। आप देशभक्ति अगर आपके अंदर है तो आप प्रश्न खड़ा कीजिए कि पुलवामा की जैसी घटना आखिर हुई क्यों। पुलवामा की घटना अगर होती है तो उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री जी का कौन सा रिएक्शन होता है। आपको याद होगा कि 14 फरवरी को पुलवामा की घटना हुई थी और 14 फरवरी की घटना के बाद उसके 3 घंटे के बाद हमारे प्रधान सेवक माननीय मोदी जी वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा एक सभा को संबोधित कर रहे थे। और उनकी संवेदनहीनता को आप इस बात से समझ लीजिएगा कि 3 घंटे के बाद जहां हमारे 44 जवान शहीद हुए थे, उन्होंने अपने वक्तव्य में एक बार भी उनके प्रति कोई संवेदना प्रकट नहीं की और वो एकदम चुनावी जो है स्टंट खेल रहे थे। अच्छा, एक बात और, आप मोदी जी को बार बार टारगेट कर रहे हैं, आप बीजेपी को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन आपको नहीं लगता है कि बीजेपी आज बूथ स्तर की काम कर रही है, वो बूथ मजबूत करने में जुटी हुई है और आप अपने यूथ को रोड पे उतार करके और ये आंदोलन कर रहे हैं, और जबकि इन्हीं यूथ के घरों में जाकर के बीजेपी वोट मांगने का काम कर रही है। आपको नहीं लगता है कि इस समय अपने लोगों को समझा लेने की ज़रूरत है कि वोट जो भी करे वो राष्ट्र के हित के लिए करे, न कि ऐसे दंगे फसाद कराने वाले लोगों के लिए करें। आप तो इसके लिए क्या जन जन तक जाने का प्रयास कर रहे हैं? आप तो रोड जाम कर रहे हैं, चक्का जाम कर रहे हैं, अभी वही माहौल बना रहे हैं पूरी तरीके से। आप माँ बहनों को समझाने में कहाँ तक मतलब आगे जा पाते हैं? ये बेहद आपका जो है अच्छा सवाल है कि इस समय मोदी जी या फिर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बूथ मजबूत करने में लगे थे। घर घर वोट मांगने जा रहे हैं, हिंदू मुसलमान करके वोट मांग रहे हैं, सांप्रदायिक तनाव उन्माद के नाम पर वोट मांगने जा रहे हैं, भारत पाकिस्तान के नाम पर वोट मांगने जा रहे हैं, यहाँ तक कि शहीद जवान के नाम पर वोट मांगने जा रहे हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि जहाँ पटना में रैली हुई, वोट के लिए रैली हुई, बगल में ही शहीद बगल से ही गुजर रहा था, लेकिन शहीद को देखने के लिए, शहीद को श्रद्धांजलि देने के लिए लोग नहीं पहुँचे, लेकिन वोट की राजनीति को लेकर के वो रैली में टिके रहे। तो आज आप जैसे लोग भी इस बात को कह रहे हैं तो यह बीजेपी के चेहरे पे तमाचा है और यह उनका जो ये
माहौल जो बनाए हुए हैं इस बात का, ये तो पब्लिक समझने लगेगी। आप जैसे लोग अगर ये सवाल करें तो ये बहुत बेहतरीन सवाल है कि पब्लिक इस बात को समझे कि भारतीय जनता पार्टी वोट की राजनीति कर रही है। वो इस दौर में नहीं देखने जा रही है कि आखिर हमारी सैनिक, हमारे जवान क्यों मर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की बात मैं आपके पार्टी और आपके संगठनों की बात कर रहा हूँ कि ये रोड पे ही क्यों, ये लोग जन जन तक क्यों नहीं जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे जन जन तक जाने का काम अभी बीजेपी कर रही है। जन जन तक जाने का मतलब क्या कि आप उनको ठगने का काम कर रहे हैं। जी, मुद्दाओं पर हम लोग उनको सड़क पे हम लोग सड़क पे अपनी बातों को रख रहे हैं हम लोग कि किस तरीके से यह सरकार दलित विरोधी है, किसान विरोधी है, नौजवान विरोधी है, छात्र विरोधी है, महिला विरोधी है। हम लोग सड़कों पे इस बात को रखेंगे और यह मोदी जी कर क्या सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी करेगी क्या। उनका जो पूरा का पूरा समझिएगा कि 5 साल का जो कार्यकाल है, जिस तरीके से वो उनकी कार्यशैली रही है 5 सालों में, जिस तरीके से पूरे देश में दलित उत्पीड़न की घटनाओं में बेतहाशा वृद्धि हुई है, जिस तरीके से बेरोजगारी के आंकड़े एकदम ज़बरदस्त बढ़े हैं, जिस तरीके से महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, किसानों को कोई रियायत नहीं है, नौजवान आप देखिए कहीं रोज़गार नहीं है, पकौड़ा बेचने को रोज़गार बताते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी। तो ऐसी स्थिति में आखिर वो कौन से मुद्दों को लेकर के पब्लिक के बीच में जाएंगे, और उनको हम लोग सड़कों पे घेरने का काम कर रहे हैं। पब्लिक उनको एक्सपोज करेगी इस चुनाव में। उनको इस बात का मतलब चुनाव में डरे हुए हैं मोदी जी, डरी हुई है भाजपा, तभी जाकर के वो अपना बूथ मजबूत करने के चक्कर में। नहीं तो मेरा एकदम स्पष्ट शब्दों में इस बात को मैं कह देना चाहता हूँ कि जो पार्टी अगर 5 साल पब्लिक के हितों में काम करेगी, उसको वोट मांगने की जरूरत नहीं होगी, उनको लोग खुद ब खुद वोट देंगे। लेकिन अगर जो पार्टी काम ही ना करे तो ये जरूरी बन जाता है उनके लिए कि वो दरवाजे जा करके लोगों को किसी अलग अलग बातों पर भटका करके वोट लें, वोट मांगे। मेरा एक और आखिरी सवाल होगा सर आपसे कि आपके इस भारत बंदी के दौरान गोपालगंज को बंद करने में किन किन संगठनों ने सहयोग दिया आपका, और किन किन लोगों ने आपका साथ दिया। आज का यह जो भारत बंद है, गोपालगंज क्या पूरे देश में जितने भी प्रगतिशील संगठन हैं, और संगठन तो को किनारे करिए, जितने भी प्रगतिशील लोग हैं, जो लोग चाहते हैं, जो लोग देखते हैं कि हाँ इस देश में प्रगति तभी होगी जब बराबरी आएगी, जब सब लोगों को हम एक समान। नहीं, मेरे सीधे सवाल का जवाब दीजिए, कौन कौन संगठन आपके साथ थे आज। तो जितने भी प्रगतिशील संगठन थे, जैसे अभी फ़िलहाल तो आज गोपालगंज का जो कार्यक्रम रहा, उस कार्यक्रम में भीम आर्मी के लोग थे और अम्बेडकर छात्रावास के छात्र थे, इनकलाबी नौजवान सभा भाकपा माले का जो नौजवान सभा है कार्यकर्ता थे, और एक बहुजन क्रांति मोर्चा करके एक पार्टी है, उनके भी साथी लोग थे साथ में। इसके अलावे बहुत सारे हम लोग जब निकले थे तो जो हमारी संख्या थी, हम लोग जब ये आज का विरोध मार्च स्टार्ट किए तो जो संख्या थी, वो संख्या बिल्कुल 3 गुने से 4 गुना ज़्यादा बढ़ गई थी। जब हम लोग सड़कों पे गए, लोग जुटते गए, सारे लोग इंतज़ार कर रहे थे कि इस तरह के आंदोलन में हम लोगों को अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, हमारे यूट्यूब चैनल से आपने अपना संदेश दिया। और मैं अपने व्यूवर्स को एक बार फिर बताना चाहूँगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको सारे अपडेट हमारे मिलते रहें। सर आपसे भी निवेदन है। धन्यवाद। रंजन जी की बातों को आप लोग फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, आप अपने लोगों तक, जो लोग समान विचारधारा के लोगों तक बातों को पहुंचाएं। ये एक अच्छा माध्यम है, इसका सदुपयोग करें। सिर्फ बहुत जगह तो देखने को मिलता है कि बहुत लोग दंगा फैलाने में, नफरत फैलाने में इसका इस्तेमाल करते हैं। तो रंजन जी को हम इसके लिए आभार व्यक्त करते हैं कि चलिए एक जागरूकता के लिए, संदेश पहुंचाने के लिए, अपने लोगों के बीच में क्या चल रहा है इसके लिए भी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सराहनीय प्रयास है इनका।